हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं और इसकी क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब पार्टनरशिप क्या होती है बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि जो सिंगल पर्सन होता है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक व्यक्ति के पास कई बार इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो वो अपने साथ एक पर्सन को और ऐड कर लेता है बिजनेस में। फिर अगर उसे लगता है कि दो पर्सन भी जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है तो वो एक पर्सन को और ऐड कर लेता है। तो अब ये तीनों पर्सन्स मिलकर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ बिजनेस करा जाए, तो वो तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब एक से ज़्यादा पर्सन हो गए हमारे पास यहाँ पर, तो इन पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। और जो वो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस या उस फॉर्म को क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप फॉर्म। और उनके बीच में आपस में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं, इसे हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं जो पार्टनर्स के बीच में होता है। तो सिंपल सा फंडा है, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति मीन्स 2 और मोर पर्सन मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप। लेकिन इसकी क्या कंडीशन है कि जो ये बिजनेस है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अगर वो किसी इलीगल पर्पस के लिए अगर वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया? पार्टनरशिप मीन्स the form of organization in which 2 or more persons willingly to join hands and agree to run some lawful business. अब देखो बच्चों, पार्टनरशिप मीन्स द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति अपनी मर्जी से इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं और आपस में समझौता करते हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। पर जो वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो लॉफुल होना चाहिए। तो वो क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप। तो अब इसके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? इसके ऊपर हमारा जो एक्ट अप्लाई होता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
जो भी रूल रेगुलेशन पार्टनरशिप से रिलेटेड होते हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं और ये टाइम टू टाइम अमेंड भी होता रहता है। अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 4 में। ये आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो सेक्शन 4 में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। अब पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप रिलेशन होता है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में, जो आपस में सहमत होते हैं प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। वो मिलकर बिजनेस करते हैं और उनका जो प्रॉफिट्स होता है वो आपस में बांटते हैं। कैरी ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस है सभी के द्वारा भी चलाया जा सकता है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक व्यक्ति सभी के लिए काम कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी जो पर्सन हैं वो पार्टिसिपेट करें, सभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति भी बिजनेस को चला सकता है। मीन्स जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं और उनका जो लाभ हानि होता है वो आपस में बांटते हैं, तो वो क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप। अब हम करते हैं इसके फीचर्स। पार्टनरशिप की क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट जो इसकी फीचर्स हैं उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है स्टैच्यूटरी फीचर्स। सेकंड है हमारे पास जर्नल फीचर्स। स्टैच्यूटरी फीचर्स कौन सी होती हैं बच्चों? विच हैव बीन डिस्क्राइब इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है बच्चों, स्टैच्यूटरी फीचर कौन सी होती हैं? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन की गई हैं, उसमें बताई गई हैं, वो क्या होती हैं? स्टैच्यूटरी फीचर्स। और जनरल फीचर्स कौन सी होगी? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है लेकिन वो फिर भी पार्टनरशिप में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो वो कौन सी होती हैं? जनरल फीचर्स। विच आर नॉट laid down in the law। जो पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं की गई वो कौन सी हैं? जर्नल। और जो पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन की गई हैं वो है स्टैच्यूटरी फीचर्स। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं स्टैच्यूटरी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम शुरू करते हैं बच्चों स्टैच्यूटरी फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी वो फीचर्स जो पार्टनरशिप एक्ट में डिस्क्राइब की हुई हैं उसमें दी गई हैं। फर्स्ट जो फीचर है वो कौन सी है? मोर देन 1 पर्सन। एक से ज़्यादा व्यक्ति। मिनिमम पार्टनरशिप शुरू करने के लिए हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है? 2, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं पार्टनरशिप के लिए वो कितने हैं? 2। यानी अगर सिंगल पर्सन है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, यानी मोर देन 1 पर्सन। अब मिनिमम तो हो गए 2, मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में कितने जो है पर्सन्स उसके अकॉर्डिंग होते हैं?
वो पार्टनरशिप एक्ट में डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट है उसमें बताया गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो किसी भी पार्टनरशिप में वो कितने हो सकते हैं बच्चों, 50, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 50 से ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। कंपनी एक्ट 2013 में तो 100 दिए गए थे, लेकिन कंपनी एक्ट 2014 में अमेंडमेंट्स हो गई। कंपनी एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुई तो उसमें वहाँ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन से वो 100 की बजाय उन्होंने कितने कर दिए, 50। तो अब पार्टनरशिप शुरू करने के लिए हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारे पास, 50%। सेकेंड फीचर है एग्रीमेंट। बच्चों मैंने अभी बताया कि जो पार्टनर्स होते हैं आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो क्या बिजनेस करेंगे, उनके जो प्रॉफिट्स लॉसेस होंगे वो किस तरह से डिवाइड किए जाएंगे, तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है क्या ये रिटन ही होना चाहिए, नहीं बच्चों, ये ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि ये रिटन ही होगा, ये ऑरल भी हो सकता है। उनके बीच में, पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और वो ऑरल भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में किसी भी मिसहैपनिंग से या मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए जो भी एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए वो रिटन ही होना चाहिए। थर्ड स्टैच्यूटरी फीचर क्या है पार्टनरशिप की, प्रॉफिट मोटिव। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सपोज करो, देखो बच्चों हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, वो दोनों एग्री हो गए कुछ काम करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो किसी ट्रस्ट की या एनजीओ की हेल्प करेंगे, एनजीओ खोलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट फीचर तो पूरी हो गई कि यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन हैं। सेकंड, उनके बीच एग्रीमेंट भी हो गया कि उन्होंने एनजीओ की हेल्प करनी है, लेकिन ये वाली जो फीचर है वो पूरी नहीं होती, प्रॉफिट मोटिव वाली। अब वो दोनों मिल रहे हैं, मिलकर क्या कर रहे हैं, एक एनजीओ की हेल्प कर रहे हैं, तो उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो इट मीन ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो पार्टनरशिप की स्टैच्यूटरी फीचर्स क्या है कि इनका जो मेन उद्देश्य है या पर्पस है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सेकंड, प्रॉफिट कमाना भी है, सेकंड क्या करना है, उन्होंने आपस में शेयर भी करना है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, सपोज कोई बिजनेस कर भी लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है बच्चों, ये ए है ये बी है, इन्होंने बिजनेस कर लिया प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन ए कहता है जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे मेरे, मैं बी को कुछ नहीं दूंगा, तो इट मीन वो भी फिर भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो आपस में प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहे। तो वो किसी ना किसी रेशो में आपस में प्रॉफिट उनको शेयर करना पड़ेगा। जो भी वो प्रॉफिट्स कमाते हैं वो सभी पार्टनर्स का होता है, वो उस रेशो में डिवाइड करते हैं जो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखी होती है कि वो किस रेशो में अपना जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद फोर्थ फीचर आती है लॉफुल बिजनेस। देखो बच्चों, अगर यही दो जो पर्सन हैं, यही 2 पर्सन्स मिलकर डिसाइड करते कि हम यहाँ अब बिजनेस की जगह पे हम ना रॉबरी करेंगे, रॉबरी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों मिलके रॉबरी किया करेंगे। अब देखो बच्चों, अब 2 पर्सन्स मिल रहे हैं, बट इनका जो पर्पस है, काम है, वो क्या है, रॉबरी करना है। ये रिस्ट्रिक्टेड है, कानून के द्वारा ये मान्य नहीं है, लॉफुल बिजनेस नहीं है।
तो इस केस में ये पार्टनरशिप वॉइड हो जाएगी, ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी जब तक उनके बिजनेस का जो पर्पस है वो लॉफुल ना हो। तो उनके बिजनेस का जो पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कानूनी होना चाहिए, कानून की नज़र में उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना लगाया गया। उसके बाद लास्ट स्टैट्यूटरी फीचर है हमारे पास, फिफ्थ फीचर है वो है म्यूचुअल एजेंसी और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सपोज करो बच्चों हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब तीनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ये पार्टनर है ए, ये पार्टनर है बी, ये है सी। सी जो हमारा पार्टनर है वो बीमार हो जाता है, वो बिजनेस की देख रेख नहीं कर सकता, बिजनेस के काम नहीं कर सकता। वो ए और बी दोनों को बोलता है कि मैं जितने दिन बीमार हूँ, जितने दिन मैं बीमार हूँ, क्या तुम दोनों बिजनेस संभाल लोगे, बिजनेस के काम कर लोगे? तो ए और बी बोलते हैं हाँ, हम जो वो बिजनेस है वो संभालेंगे। अब जो सी है काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, बिजनेस में नहीं आ रहा। अब ए और बी वो दोनों ही बिजनेस के सभी कामों को कर रहे हैं। तो बच्चों क्या ए और बी ने जो काम किया है क्या वो ए और बी का माना जाएगा, उसमें सी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ए और बी जो भी काम करेंगे वो तीनों द्वारा किया हुआ माना जाएगा। तो यही होता है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जो भी कोई काम कोई पार्टनर करता है बिजनेस का वो उसके द्वारा किया नहीं माना जाता, बल्कि सभी पार्टनर्स के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। सपोज ये जरूरी नहीं है कि ये सी है, अगर ए एब्सेंट होता है तो बी और सी अगर काम करेंगे तो वो तीनों के द्वारा ही किया हुआ माना जाएगा। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप अराइज हो गया? प्रिंसिपल और एजेंट का, कि एक पार्टनर बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका क्या होता है? एजेंट होता है, और दूसरे पार्टनर्स के लिए वो प्रिंसिपल होता है। तो उसी तरह सेम बाकी भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं और बाकियों के लिए क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है वो चलता है। जो भी कार्य उनके द्वारा किया जाता है किसी एक के द्वारा, तो वो सभी के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। तो ये होगी स्टैट्यूटरी फीचर्स। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। मोर देन 1 पर्सन, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। सेकंड, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ऑरल भी हो सकता है और वो रिटन भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन ही हो, वो ऑरल भी हो सकता है। लेकिन किसी भी फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए हमेशा जो एग्रीमेंट है वो आपका रिटन होना चाहिए। थर्ड है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर्स हैं उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। प्लस जो वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं वो आपस में उनको क्या करना चाहिए? शेयर भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को मना कर देगा कि मैं तुम्हें प्रॉफिट्स में से हिस्सा नहीं दूंगा। फोर्थ फीचर है लॉफुल बिजनेस। जो पार्टनर्स हैं उनका जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो भी कोई पार्टनर होता है वो बाउंड होता है जो बाकी पार्टनर्स काम करते हैं, और जो वो काम करता है उसके लिए बाकी बाउंड होते हैं, और जो बाकी करते हैं काम उसके लिए वो पार्टनर बाउंड होता है। तो वो हो गया प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। ये तो हो गई बच्चों हमारी स्टैट्यूटरी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम शुरू करते हैं इसकी जर्नल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। जर्नल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मैंने आपको अभी बताया था कि जर्नल फीचर्स क्या होती हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में डिस्क्राइब नहीं की गई। वो कौन सी हैं? हमारी
जर्नल फीचर्स। फर्स्ट जो फीचर है हमारी वो कौन सी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। देखो बच्चों, हमारे पास ये दो पार्टनर्स हैं, ये कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, तो उसमें उनको 50,000 रुपीज़ का लॉस लग गया। 50,000 का क्या लग गया? लॉस लग गया। और जो बिजनेस की एसेट थी वो कितने की थी? 20,000। बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो हैं 20,000। अब बिजनेस की एसेट्स को बेचकर सिर्फ कितना लॉस कवर किया जा सकता है? 20,000। जो बाकी का 30,000 बचेगा वो कहाँ जाएगा? वो किसको पूरा करना पड़ेगा? पार्टनर्स को पूरा करना पड़ेगा। कहाँ से पूरा करेंगे वो? अपनी पर्सनल एसेट्स में से। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास? अगर बिजनेस में किसी तरह का लॉस भी हो जाता है तो पार्टनर्स को वो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स ही क्यों ना बेचनी पड़े। यानी उनका जो घर है, ज्वेलरी है, उनके पास जो भी एसेट्स है उसको बेचकर भी उस लॉस को उनको पूरा करना पड़ेगा। वो होती है बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड जो फीचर है इसकी जर्नल फीचर, वो क्या है हमारे पास? नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या कहा गया है? पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर से अलग नहीं होती। ये पार्टनरशिप फॉर्म है और ये पार्टनर्स हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं होते। मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ाया था कि वहाँ पर भी जो सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस होता है वो दोनों एक ही मानकर चलते हैं। जो भी काम बिजनेस ने किया है वो सोल प्रोप्राइटर द्वारा किया माना जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पर जो भी काम पार्टनरशिप फॉर्म करेगी, पार्टनरशिप फॉर्म किसी से भी जो भी ट्रांजेक्शन करेगी वो किनके द्वारा की गई मानी जाएगी? इसके द्वारा की गई मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी वो जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं होता। पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर दोनों एक ही माने जाते हैं। इसके बाद आती है थर्ड जर्नल फीचर, वो है बच्चों कौन सी? एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, ये हमारे पार्टनर्स हैं और ये बिजनेस हैं। बिजनेस से रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से नहीं छुपा कर रखेंगे। कोई भी जो फैक्ट है जिससे बिजनेस इफेक्ट होता है वो किसी भी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं देंगे और आपस में जो डीलिंग है वो सही रखेंगे। अगर उनकी आपस में डीलिंग सही नहीं है, एक दूसरे से वो छुपा कर रख रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो वो बच्चों एटमोस्ट गुड फेथ नहीं माना जाता। तो वहाँ पर पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके बाद लास्ट फीचर है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शन देखो बच्चों, सपोज हमारे पास यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक जो पर्सन है वो हमारे बिजनेस में या हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है। उसको लगता है कि ये बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊँ। यहाँ पर सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जो बी है वो कहता आजा, मैं कह रहा हूँ तुम मेरी पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो जाओ, लेकिन ये क्या सी ऐड हो जाएगा अकेला बी के कहने पर?
नहीं। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि जब भी हमने किसी पर्सन्स को ऐड करना होता है तो उसके लिए सभी पार्टनर्स की सहमति होनी ज़रूरी होती है। सबकी अप्रूवल के बिना किसी भी नए पार्टनर्स को फॉर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता। या कोई पार्टनर ऐसे कह दे कि बी को कह दे कि बी कहता है मैं छोड़ रहा हूँ फॉर्म, और सी को कहता है तू मेरी जगह आ जा, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक बाकी पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स एग्री ना हो जाएं उस कंडीशन के लिए, उसे आने के लिए या इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए, तब तक इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता या नए पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारी जर्नल फीचर्स। फर्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर उनको बिजनेस में लॉस भी हो जाता है तो उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी बिजनेस का लॉस पूरा करना पड़ता है। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर भी पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही मानकर चलते हैं। थर्ड, अटमोस्ट गुड फेथ। पार्टनर्स के बीच में आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ, यानी बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनमें से कोई भी एक दूसरे से छिपा कर नहीं रखेगा। फोर्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या आता है कि सभी पार्टनर्स की अप्रूवल के बिना किसी भी थर्ड पार्टनर को या किसी भी थर्ड पर्सन को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता। तो अब हमने पार्टनरशिप फॉर्म्स की फीचर कर ली। इसके बाद अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है? अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है? इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है हमारे पास। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ विलिंगनेस। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। पार्टनरशिप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ विलिंगनेस, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। जो फर्स्ट लाइबिलिटी के बेस पर, इसको आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड किया गया है। एक तो होती है बच्चों जर्नल पार्टनरशिप हमारे पास, और एक होती है हमारे पास लिमिटेड। देखो अब यहाँ पर ये लाइबिलिटी के बेस पर है, लाइबिलिटी के बेस पर है, यानी उसकी जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक जनरल पार्टनरशिप और सेकंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में बच्चों क्या होता है, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड मीन्स जो पार्टनर्स होंगे अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी वो लॉस पूरा करना पड़ेगा। वो होगी जनरल पार्टनरशिप। जब पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड है, फॉर्म में जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑनर्स हों और उनकी जो लाइबिलिटीज़ हो वो क्या हो? अनलिमिटेड हो। अब सेकंड है लिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होती है? नाम से ही पता लग रहा है हमारे पास। इसमें हमारे पास 2 पार्टनर्स होंगे, एक तो जनरल पार्टनर होगा और एक इसमें क्या होगा हमारे पास? स्पेशल पार्टनर होगा। जनरल पार्टनर तो वही जिसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, और स्पेशल होगा उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। कहने का भाव ये है जो जनरल पार्टनर है उसको अपनी पर्सनल एसेट्स में से भी बेचकर फर्म के लॉस को पूरा करना पड़ेगा, और स्पेशल पार्टनर होगा जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उसको
पार्टनर बनाया होगा कि वो कितने लॉस तक वो जो है वो फर्म को पे करेगा, तो वो होता है स्पेशल। किसी भी जो फर्म है उसमें एटलीस्ट जो एक पार्टनर है, एटलीस्ट वन पार्टनर वो क्या होना चाहिए, जर्नल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई जर्नल पार्टनर नहीं है तो सारे स्पेशल हैं, तो वो लिमिटेड पार्टनरशिप नहीं हो सकती। एटलीस्ट एक पार्टनर होना चाहिए वो जो आपकी फर्म की जो लाइबिलिटीज़ है उसको पूरा कर सके। उसके बाद देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ विलिंगनेस। विलिंगनेस में हमारे पास क्या होता है, दो तरह की हमारे पास पार्टनरशिप इसमें भी बनती है। एक तो होती है पार्टनरशिप एट विल। विल मीन्स जो यहाँ पर बिजनेस चलाया जाता है वो इंडेफिनेट पीरियड तक चलाया जाता है। इंडेफिनेट पीरियड यानी एक बार बिजनेस हमने शुरू कर लिया, पार्टनरशिप शुरू कर ली, ये नहीं पता कि वो कब ख़त्म होगी, जब तक चाहे तब तक वो चल सकती है। और सेकंड होती है हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, पर्टिकुलर यानी जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई हो, वो क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो बनाई जाती है किसी सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है वो साथ के साथ वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है बच्चों, ख़त्म हो जाती है। तो वो हमारी कौन सी होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल इंडेफिनेट पीरियड तक चलती है, इसका कोई टाइम पीरियड की जो लिमिट नहीं होती। और ये जो होती है एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे ही वो पर्पस या ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, कानून के आधार पर जो हमारी पार्टनरशिप है वो कितने टाइप्स की होती है, वो भी दो तरह की होती है। फर्स्ट लीगल और सेकंड इलीगल। लीगल कौन सी होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनी होती है, यानी ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है 1932 के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो ये सारे फॉलो करती है, तो ये होगी हमारी लीगल पार्टनरशिप। इलीगल कौन सी होगी, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, या कुछ कंडीशन में कुछ फॉर्म जो पहले से चल रही है, पहले तो वो लीगल है बट बाद में वो इलीगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसका जो फर्स्ट पर्पस है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म का जो पर्पस है वो क्या हो जाए, इलीगल हो जाए, पर्पस ऑफ फॉर्म इलीगल। एंड सेकंड जो उसका बिजनेस है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाए, यानी कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसके ऊपर लॉ के द्वारा या कानून के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि वो जो बिजनेस हैं वो नहीं किए जाते, तो वो क्या होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, कुछ गैर कानूनी पर्पस के लिए वो किए जाते हैं। थर्ड जो होता है लिमिट होती है पार्टनर्स की, वो मैक्सिमम लिमिट फिक्स होती है कि वो 50 होने चाहिए, अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो उस केस में भी क्या हो जाती है, पार्टनरशिप इलीगल हो जाती है। और लास्ट केस है हमारे पास, देयर इज एन एनी पार्टनर फ्रॉम एनी एनिमी कंट्री। एनिमी कंट्री के बंदे से हमने पार्टनरशिप कर ली, जो दो कंट्रीज होती हैं कई बार उनके बीच में कोई युद्ध चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो जो पार्टनर्स होते हैं वो एनिमी कंट्री के हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम उससे पार्टनरशिप नहीं कर सकते, जो पार्टनरशिप हैं वो वॉइड हो जाती हैं, तो वो होती हैं इलीगल पार्टनरशिप, जो कुछ स्पेशल कंडीशंस में इलीगल हो जाती हैं लेकिन पहले वो इलीगल नहीं होती। तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ जो पार्टनरशिप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास, उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या उसकी सीमाएं हैं। फर्स्ट, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं।
फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे बनाना भी बहुत आसान है और बंद करना भी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप है उसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जैसे सोल ट्रेड में भी हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता और पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट पर जो खर्च होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो इसे आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रखनी तो सभी पार्टनर्स आपस में समझौता करके उसे भी बंद कर सकते हैं जब वे चाहें। सेकेंड है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जो पार्टनरशिप है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो बहुत अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है उसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं हमारे पास, और जो कोई भी डिसीजन उसमें लिया जाता है वो सबकी कंसल्टेशन के बेस पर ही लिया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक पार्टनर किसी भी मैटर पर डिसीजन ले ले। तो इस वजह से जो भी बिजनेस डिसीजन होता है वो ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। थर्ड, मोर फंड्स। ज़्यादा मतलब फंड्स इसमें हमें मिलते हैं, यानी ज़्यादा कैपिटल मिलती है। सोल ट्रेड जो होती है उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि लैक ऑफ कैपिटल। वहाँ पर हमारे पास फंड्स नहीं होते, क्योंकि अकेला जो व्यक्ति होता है यानी सिंगल ओनर होता है हमारा, वो ज़्यादा कैपिटल अरेंज नहीं कर पाता। लेकिन पार्टनरशिप जो है इस ड्रॉबैक से फ्री है, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो सभी पार्टनर्स द्वारा अरेंज किए जाते हैं, तो जिससे हमारी कैपिटल है जो बिजनेस की वो बढ़ जाती है। तो हमारे पास 3 मेरिट्स हो गई यहाँ पर। फर्स्ट हो गई इजी फॉर्मेशन, बनाना इसे बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होते हैं, क्योंकि वो सभी से कंसल्ट करने के बाद लिए जाते हैं। थर्ड, मोर फंड्स। इसमें जो फंड्स होते हैं, पैसा होता है बिजनेस के लिए हमें चाहिए। तो मेरिट नंबर 4, शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब सोल ट्रेड में क्या होता था, जो भी सारा रिस्क होता था वो किसको उठाना पड़ता था? सोल ट्रेडर को। सारी बर्डन उसके ऊपर ही आती थी। जितना भी लॉस हो गया तो सारा का सारा किसके ऊपर पड़ता था? सोल ट्रेडर के ऊपर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो भी लॉस होता है वो डिवाइड होता है किस में? सभी पार्टनर्स में। तो ये उन बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिसमें रिस्क होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद 5th मेरिट है सीक्रेसी। अब देखो बच्चों, जो पार्टनरशिप फॉर्म है आर नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द पब्लिक एज ए केस विद द कंपनीज। इसको अपने जो खाते होते हैं उसको पब्लिक में प्रेजेंट नहीं करना होता। इन दिस वे देयर आर मोर सीक्रेसी इन पार्टनरशिप एज कम्पेयर टू कंपनीज। कंपनी के मामले में इनके पास जो सीक्रेसी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करने पड़ते। तो ये तो हो गई पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास क्या क्या मेरिट्स हैं। अब हम करते हैं लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म को कोई भी लॉस होता है तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करने के बाद उसे पूरा करना ही पड़ता है। यानी जो क्रेडिटर्स हैं हमारे बिजनेस के, उनके पास राइट होता है कि वो जो लोन है, जो पेमेंट है वो पार्टनर से कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। यानी ये पहले तो वो फर्म से लेंगे, अगर फर्म पे करने में इनकेपेबल है, वो पे नहीं कर पाती, तो वो किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। तो पार्टनर्स को उसे पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उनको अपनी पर्सनल एसेट्स ही क्यों ना सेल करनी पड़े। इसके बाद आती है सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब वही सेम सोल प्रोप्राइटरशिप वाली लिमिटेशन, इसमें भी जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास फाइनेंस अरेंज करने के लिए वो भी क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक पर्सन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनेंस
अरेंज करने वाला, यहाँ पर मैक्सिमम 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर भी उनकी जो कैपेसिटी होती है फाइनेंस को अरेंज करने की, वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ये ज़्यादा बड़े बिजनेस के लिए यूज़फुल नहीं हो पाता। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड फीचर, वो क्या है, लैक ऑफ हार्मनी। मतलब यहाँ पर जो है उनके बीच आपस में जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम होती है, या कई बार उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं होता। जब जितने पर्सन ज़्यादा होंगे उतनी ही उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार उनके बीच में झगड़ा हो जाता है किसी छोटी छोटी बातों को लेकर। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार बिजनेस भी हमें बंद करना पड़ जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो पार्टनरशिप है वो बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीनिंग लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती। जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं बिजनेस में, अगर उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो, या कोई दिवालिया घोषित हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जो पार्टनर्स हैं, कोई भी जो पार्टनर है अपनी पार्टनरशिप छोड़ सकता है एक नोटिस देने के बाद। प्रायर नोटिस है नहीं, वो नोटिस देकर कभी भी छोड़ सकता है, ये उसके पास राइट होता है। ऐसे में अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि फर्म पता नहीं कब बंद हो जाए, कब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाए। तो ऐसे में हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको असुविधा बनी रहती है, यानी ये कंटिन्यू नहीं रहता। उसके बाद है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। इसमें क्या होता है, लोगों का विश्वास बहुत कम होता है। जो हमारी कंपनीज होती हैं, कंपनी के जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली हर साल प्रेजेंट किए जाते हैं। लोगों को पता होता है कि किस तरह के इनके अकाउंट्स हैं, कितना ये पैसा हमसे कमा रहे हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप है उसके जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिक के लिए प्रेजेंट नहीं किए जाते, तो लोगों को बिज़नेस की रियल पोजीशन के बारे में भी नहीं पता होता। तो वो ये सोचते हैं कि जो बिज़नेस है वो हमसे ज़्यादा मनी अर्न कर रहा है। और स्पेशली हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी नहीं पता चलता, तो वो जो लोन होता है हमें प्रोवाइड करवाते हैं वो इजीली प्रोवाइड नहीं करवाते, बिकॉज उनको हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है, उसके बारे में उनको नहीं पता होता। ये तो थी डीमेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब हम करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, अब देखो पार्टनरशिप की हमने मेरिट्स भी पढ़ ली, इसके डीमेरिट्स भी पढ़ ली। उससे हमें क्या पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बेस्ट है, व्हेन बिजनेस हैपन टू बी द मीडियम साइज। जब आपका जो व्यवसाय है वो क्या हो, मीडियम साइज का हो, यानी ये ज़्यादा बड़े बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं रहता। एंड पार्टनर्स हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल। और जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और उनकी अच्छी रेपुटेशन हो, तो ये वाला जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये सुटेबल रहता है। यानी फर्स्ट कंडीशन है कि ये बिजनेस वहाँ पर स्टेबल है जहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो मीडियम साइज़ का है। सेकंड, पार्टनर्स के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग है और उनकी गुडविल अच्छी है। अब हम करते हैं पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम कितने पर्सन्स होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने पर्सन्स होते हैं इसमें, 50। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें ना तो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, सिर्फ कितने पर्सन होते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस का ऑनर होता है। सेकंड, एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है इसमें जो है एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, वो क्लियर भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट है वो ही डिसाइड करता है कि जो वो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होगा। लेकिन जब सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल पर्सन है, तो वहाँ पर तो फिर एग्रीमेंट का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ही पर्सन है, उसका किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। थर्ड है एक्ट पार्टनरशिप पर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो अप्लाई होता है
और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इस पर कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होता, इसे कोई भी अपनी मर्जी से शुरू कर सकता है। फोर्थ, रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, बट इट इज़ यूज़फुल। अगर आप करवाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके मिलते हैं। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसका कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्ट ही नहीं अप्लाई होता, तो इस वजह से इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। पार्टनरशिप की नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो आपस में डिवाइड करते हैं। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया कि वो जो है पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे, तो उस केस में क्या होता है वो आपस में इक्वली वो जो है प्रॉफिट्स डिवाइड करते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही पर्सन होता है, सारा जो प्रॉफिट लॉस होता है वो उसी पर्सन का ही होता है। मैनेजमेंट, अब देखो पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। हो सकता है एक पार्टनर मैनेजमेंट कर ले या सभी मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में तो होता ही हमारे पास एक पर्सन है, तो वो जो सारी मैनेजमेंट है वो कौन करता है, सोल ट्रेडर। उसके बाद है कैपिटल। ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल इन ए फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ विच फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म इंक्रीज। जितने भी पार्टनर्स फर्म में होते हैं वो बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसको पैसा मिलता है, यानी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वो बढ़ते हैं और फर्म जो है एक्सपेंड होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कैपिटल होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडर द्वारा लगाई जाती है वो क्या होती है बच्चों, लिमिटेड होती है। एक व्यक्ति होता है, उसके पास मैक्सिमम लिमिट होती है पैसे की, जितना उसके पास है वो उतना ही लगा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। लास्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टनर जो है बाकियों की अप्रूवल के बिना वो किसी भी अदर पर्सन को फर्म में एडमिट नहीं कर सकता या अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिंगल पर्सन ही है आपके पास, तो यहाँ पर कोई अप्रूवल का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। आज का जो लेक्चर है हमारा वो कंप्लीट हो गया। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो बाकी चैप्टर बच गया वो करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।